हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। कई महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। हो सकता है कि आप वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें, आखिरी तक देखें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आखिर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होते हैं। ठीक है, जब आप इस शब्द को समझ पाएंगे तब आप आगे आने वाले कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझ पाएंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जो आगे जाकर के आगे के चैप्टर्स में भी आपको असिस्ट करेंगे। इसीलिए यह बेहद जरूरी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। थोड़ा समय देंगे, बेहतर इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को समझते हैं। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज में कॉम्पिटेंसीज का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर का, तो मुझे नीचे दिए गए जो मेल आईडी है understandbusinesswithme@gmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं। चैप्टर नेम, अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ में मैं आगे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करने में असिस्ट करूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीनिंग। देखिए, कॉम्पिटेंसीज का अर्थ क्या होता है? कॉम्पिटेंसीज का अर्थ होता है एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, इसका अर्थ होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी भी चीज को कर पाने की एबिलिटी। या तो आप यह भी बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेंसीज का अर्थ होता है कैपेबिलिटी। अब यहां पे एक शब्द आ रहा है समथिंग, यानी किसी चीज को कर पाने की एबिलिटी। यह किसी चीज को अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप से शिफ्ट कर दे, तब हमारे पास में एक नया डेफिनेशन, एक नया मीनिंग आ जाता है, दैट इज एबिलिटी टू डू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर पाने में एबल है, तब आप एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को आप समझ चुके हैं। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, आप कितने कंपीटेंट हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, उसको समझने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। या 3 बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है बॉडी ऑफ नॉलेज। एंटरप्रेन्योर क्या परफॉर्म करता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेशन पर कार्य करता है, तभी तो यह बिजनेसमैन से अलग है। एंटरप्रेन्योर के अलग होने का कारण क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन बेहद महत्वपूर्ण है। या हो सकता है किसी सिस्टम में हो, स्ट्रैटेजी में हो, प्रोडक्ट्स में हो, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को आपने बढ़ा दिया हो, क्वालिटी पर काम किया हो। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो आपके इनोवेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो एक एंटरप्रेन्योर को अगर इनोवेशन परफॉर्म करना है, तो उसके पास नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास में किसी सेक्टर का ज्ञान ही नहीं है, तो आखिरकार आप कैसे वहां पर इनोवेशन परफॉर्म कर सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए अगर आप इनोवेटिव होना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज का अर्थ क्या है? नॉलेज का अर्थ होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे रिटेन करके रखना अपने ब्रेन के किसी पार्ट में। तो नॉलेज का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड रिटेनिंग इट इन सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, तो नॉलेज का अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिटेनिंग इट एट सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके
दिमाग के किसी हिस्से में अगर आप रिटेन यानी रोक पाते हैं उस ज्ञान को जिसको आपने प्राप्त किया है, उस इंफॉर्मेशन को जिसने आपने प्राप्त किया या फिर कलेक्ट किया है, वह नॉलेज कहलाता है। और अगर आपके पास में नॉलेज होगा तभी आप इनोवेशन कर सकते हैं, और अगर आप इनोवेशन कर पा रहे हैं तब आप एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर अगर कंपीटेंट नजर आना चाहता है मार्केट में, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके पास बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज दैट इज सेट ऑफ स्किल्स। अब आपके मन में यह प्रश्न भी आएगा कि स्किल्स का अर्थ क्या होता है। देखिए, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को कई बार स्किल्स भी बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि स्किल का कुछ तो खास मीनिंग होगा। स्किल का अर्थ होता है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। बस आप वेल लगा दीजिए इस डेफिनेशन में जो हमने यहां पे समझा था। ठीक है, इस डेफिनेशन में द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज स्किल्स। किसी चीज को बेहतर कर पाने का जो एबिलिटी होता है उसे हम स्किल्स कहते हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योर कंपीटेंट नजर आना चाहता है तो उसके पास में कुछ स्किल्स होना अनिवार्य है, बेहद जरूरी है। कौन कौन से स्किल्स हैं जो एंटरप्रेन्योर के पास होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो स्किल है दैट इज एंटीसिपेटरी स्किल्स। एंटीसिपेटरी स्किल्स का अर्थ क्या होता है कि आगे आने वाले जो भी, देखिए एनवायरनमेंट में बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट बदलते रहता है, उस बदलते एनवायरनमेंट को एंटिसिपेट कर पाना, उसके बारे में पहले ही जानकारी अर्जित कर पाना, समझ पाना कि आने वाले समय में एनवायरनमेंट कैसे होने वाला है और उसके क्या इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार से कला है। तो इस कला का होना बेहद जरूरी है सेट ऑफ स्किल्स में। दूसरा है विजनरी स्किल्स। विजनरी स्किल्स का अर्थ है कि जब भी आप इनोवेशन परफॉर्म करते हैं, जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि लोग आपके साथ कार्य करें। अगर आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव है तो आप चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से लोगों को आप अपने साथ में जोड़ पाए। तो यह एक प्रकार से कला है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए लोग इकट्ठा होते चले जाते हैं, आपके लिए काम करना वह पसंद करते हैं। ठीक है, सो दैट इज विजनरी स्किल्स। अगला है वैल्यू कॉन्ग्रुएंट स्किल्स। वैल्यू कॉन्ग्रुएंट स्किल्स में यह समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है और एक एम्प्लॉय के नीड्स होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के नीड्स होते हैं। अगर आप एम्प्लॉय के नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं कि आखिर उसके नीड्स क्या है, उसे डिटरमाइन कर पाते हैं और उसको फुलफिल कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह सेटिस्फाइड एम्प्लॉय आपके ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। तो यह एक प्रकार से कला है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज के, जैसे हो सकते हैं फाइनेंशियल नीड्स हो सकते हैं, ठीक है, सोशल नीड्स हो सकते हैं, फिजिकल नीड्स हो सकते हैं, उसको आप समझ रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। दैट इज वैल्यू कॉन्ग्रुएंस स्किल्स। अगला है एम्पावरमेंट स्किल्स। अगर आप इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एम्पावरमेंट का अर्थ है पावर देना, पावर शेयरिंग विथ एम्प्लॉइज। ठीक है, पावर शेयरिंग विथ एम्प्लॉइज। आप एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग की ताकत दे देते हैं। ठीक है, यहां पे आप विलिंग होने चाहिए। ऐसा है कि ये ऐसा स्किल है एम्पावरमेंट स्किल, यहां पे आप विलिंगली पावर शेयर करना चाहते हैं एम्प्लॉयज के साथ में एंड इफेक्टिवली आप शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एम्पावरमेंट स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्किल के बारे में बात कर लिया। पांचवा है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। आप अपने आप को एज एन एम्प्लॉयर आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, एज वेल एज आप अपने एम्प्लॉय को बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्लस्टर ऑफ मोटिव्स एंड ट्रेट्स। ठीक है, यह भी एक जरूरी टॉपिक है। ट्रेट्स का मतलब है कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहले ही समझा है
ये कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है क्वालिटीज। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास में किन प्रकार की क्वालिटीज का होना जरूरी है, उन सब के बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, इसको आप पिछले जो हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है वहां पर भी समझ सकते हैं, इसको मैंने वहां पे भी डिस्कस किया। बेहद जरूरी है, जो पिछले चैप्टर्स हैं उन्हें भी जाकर के देखिए। ठीक है, सो एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव दीज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अलर्ट टू सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब जो उसमें बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर के वह अलर्ट है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है एम्प्लॉयज के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में। ठीक है, एनर्जेटिक हो सकता है, अडेप्टिव टू सिचुएशंस हो सकता है। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड्स का एक हिस्सा है। अब मोटिव्स का अर्थ क्या होता है? देखिए, मोटिव्स का अर्थ होता है कि ऐसे थॉट्स जो आपके गोल से रिलेटेड है। ठीक है, उनका होना, थॉट्स दैट आर रिलेटेड टू योर गोल्स। ठीक है, उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे थॉट्स, किस प्रकार के थॉट्स आपके दिमाग में हैं आपके गोल्स को लेकर के, वह बेहद जरूरी है आपके एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज को एनहांस करने के लिए। ठीक है, या फिर एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज को कैरी आउट करने के लिए। तो हमने क्या क्या यहाँ पे समझा, देखिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग समझ लिया। कंपिटेंसीज का अर्थ होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, कैपेसिटी आप बोल सकते हैं किसी भी चीज को कर पाने के लिए। एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज के 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है नॉलेज। अगर आप इनोवेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तब आपको नॉलेज होना जरूरी है, किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप एंटर करना चाहते हैं उसमें, तभी आप इनोवेशन यानी कुछ नई चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। अगली चीज है सेट ऑफ स्किल्स, जिसमें हमने टोटल 5 स्किल्स की बातचीत की है जो बेहद जरूरी है। अगला है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट वाज मोटिव्स एंड ट्रेड्स। ऐसे क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयर में, एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, उसके थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो एक एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज को कैरी आउट कर सके। ठीक है, तो हमने पहले पेज को यहां समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज आइडेंटिफाइड बाय EDI। ठीक है, EDI कौन है? एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मीनिंग है इनके द्वारा जो एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज है उसको आइडेंटिफाई किया गया कि एंटरप्रेन्योर कंपीटेंट कैसे नजर आ सकता है, क्या वह कारण हो सकते हैं जिससे एक एम्प्लॉय जो है वो कंपीटेंट नजर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ लिमिटेड पॉइंट्स को लिखा है। अगर आप चाहें, जब आप नोट्स मेरे से लेंगे, ठीक है, मेल आईडी पे आप नीचे मुझे जो है मेल कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के नोट्स आपको 30 रुपीज में मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही रॉ मटेरियल रहेगा, बहुत ज्यादा फिनिश्ड आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल रहेगा, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं सारी चीजों को। उसमें काफी डिस्क्राइब करके हर एक चीज को दिया गया है जितनी की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हैं उसके लिए। चलिए एंटरप्रेन्योरियल कंपिटेंसीज को समझते हैं। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसे पहचाना गया हो। देखिए, मैंने यहाँ पे कुल 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, हर एक को हम गौर से समझेंगे। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर में कई सारे क्वालिटीज होनी चाहिए, कई सारी कंपिटेंसीज होनी चाहिए। पहला कंपिटेंसी है जो ए पॉइंट में आपके सामने है, दैट इज इनिशिएटिव। अगर वह फर्स्ट मूवर है तो उसमें फर्स्ट मूवर के क्वालिटीज होने चाहिए। ठीक है, अगर वह पहला कदम ही नहीं लेगा तो उसके अंदर जो काम कर रहे लोग हैं वह क्यों उससे आगे बढ़ेंगे, वह क्यों फर्स्ट मूवर बनना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए जब भी आप इनोवेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ नया मार्केट में कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन सैचुरेटेड मार्केट में जो भी है वो परफॉर्म कर रहा है, आप हो सकता है एज एन एंटरप्रेन्योर एक नए मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप में और बिजनेसमैन में अंतर क्या है कि आप फर्स्ट मूवर है उस चीज को लेकर के। वो किसी भी प्रकार का इनोवेशन हो सकता है।
ठीक है, इसलिए जब आप फर्स्ट मूवर बने या फिर आप अपना पहला कदम रखे तो आप इनिशिएटिव आपके अंदर में यह जो है वन ऑफ दोस एबिलिटीज होनी चाहिए जिसकी मदद से आपको देखते हुए बाकी लोग भी आपको फॉलो कर सके। अगला जो पॉइंट है दैट इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रेगुलरली यह चेक कर सके कि मार्केट में क्या सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आप मार्केट से आउट हो जाए। इसलिए आने वाले अपॉर्चुनिटीज को आपको समझना और उस अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपने आप को ढाल पाना, ये अपने आप में एक कला है, ये एक एबिलिटी है जिसको डेवलप किया जा सकता है। तीसरा जो है दैट इज परसिस्टेंस। देखिए, आपको कई सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे रास्तों में। एक एंटरप्रेन्योर फेलियर से डरता नहीं है, फेलियर को अपनी आखिरी मतलब उसे सबसे आखिर छोर नहीं मानता है, उससे आगे भी वह देखता है कि कुछ हो सकता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं एंटरप्रेन्योर के रास्ते में उससे वो डरता नहीं है, उसको पार करने के लिए वो ट्राई एंड ट्राई मेथड अपनाता रहता है, जिस भी तरीके से हो सके वो उसको पार कर पाए, क्योंकि वह एक एंटरप्रेन्योर है। और हमने पहले चैप्टर में यह देखा था कि एंटरप्रेन्योर एक ओनर होता है स्मॉल एंटरप्राइज का। ठीक है, एक स्मॉल बिजनेस का ओनर होता है जो इनोवेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। इसीलिए से कई सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे और यह परसिस्टेंट नहीं होगा तो बहुत जल्दी फेल हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसलिए परसिस्टेंस एक कॉम्पिटेंसी है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। अगला है कंसर्न अबाउट हाई क्वालिटी। वह क्वालिटी को लेकर के बेहद कंसर्न रहता है, क्योंकि क्वालिटी कहीं ना कहीं उसके कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करता है, कस्टमर्स को लॉयल बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति। ठीक है, उस प्रोडक्ट के प्रति जो उसे प्रोवाइड किया जा रहा है उस एंटरप्राइज के द्वारा। इसलिए आप इंश्योर करते हैं कि आप अगर मार्केट में कंपीटेंट नजर आना चाहते हैं, आप बेहतर नजर आना चाहते हैं या फिर आप एबल नजर आना चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, तब आपको बेहतर क्वालिटी देना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि आप बेहतर क्वालिटी दे पा रहे हैं। अगला है कमिटमेंट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है, कुछ उसी प्रकार से जो भी कमिटमेंट एम्प्लॉयर करता है या फिर एंटरप्रेन्योर करता है उसे फुलफिल करना ही पड़ता है। अगर वह कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करेगा तो उसके एम्प्लॉयज के बीच में ही उसका ट्रस्ट कम होने लगेगा, कंज्यूमर्स के बीच में उसका ट्रस्ट कम होने लगेगा। हो सकता है धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशन के अल्टरनेटिव्स को ढूंढा जाए एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर कंज्यूमर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर पा रहे, जो आप बात कह रहे हैं उस वाक्य में जान ही नहीं है, क्योंकि आप उस पर ही नहीं खड़े होना चाहते। ठीक है, इसलिए कमिटमेंट बेहद जरूरी है, आप अपने कमिटमेंट को किसी भी हाल में पूरा करते हैं। सो वन ऑफ दोस एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज है। एफ है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को लेकर के आप कंसर्न रहते हैं, आप हमेशा देखते रहते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेस के जो वेस्टेज है उसे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स आपको छोड़ करके जा रहा है, आपका मटेरियल में ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, मनी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मशीनरी बेहतर आपको परफॉर्मेंस नहीं निकाल करके दे रहा है, तो आप हर एक तरीके से एफिशिएंट होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट नहीं होंगे तो आपके कंपटीटर्स आपसे आगे निकल सकते हैं बेहतर एफिशिएंट प्रोडक्ट्स ऑफर करके मार्केट में। तो यह कुछ एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होना बेहद जरूरी है। और ऐसे कई और अन्य पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा। अगर आप नोट्स लेते हैं तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट इज डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज होती क्या है। फिर हमने यह देखा कि EDI के द्वारा एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज का क्या डेफिनेशन दिया गया। और तीसरा हम देख पा रहे हैं
कि डेवलप कैसे कर सकते हैं हम एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को। ठीक है, यह जो हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर में वह कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो जो आपको ज्यादा एबल बना सके एज एन एंटरप्रेन्योर, तो वह क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो है रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस। नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज करना। उन रिक्वायर्ड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को आप समझ रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को आप एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी ऐसी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज जो होना जरूरी है, जिसका रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो आप काम कर रहे हैं दैट इज सेल्फ असेसमेंट। आप देख रहे हैं कि आपके पास किस प्रकार के एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज है। तीसरा है प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, या फिर आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस प्रोसेस, जहां पर आप एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज जो आपके पास अवेल है और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज का रिक्वायरमेंट है, वहां तक पहुंचने के लिए आप प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यह तीसरा जो पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। डी जो पार्ट है दैट इज फीडबैक प्रोसेस। जब आप इन्हें प्राप्त करने के लिए, उन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को इनहेरिट करने के लिए मेहनत करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कुछ एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को आपने ऑब्टेन कर लिया है। तो जो नए एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को आपने ऑब्टेन किया है, उस नए एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज की वजह से आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं, इसको आप यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं evaluation of the benefits that you get out of the new entrepreneurial competencies that you have inherited during the process of development। तो यह 4 प्रोसेस है। पहले आप देखते हैं कि किन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज की आपको रिक्वायरमेंट है। दूसरा आप देखते हैं कि क्या एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज आपके पास अवेल है। ठीक है, क्या बेनिफिट्स, क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स आप ऑलरेडी इनहेरिट करते हैं। फिर आप प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, और चौथा फीडबैक प्रोसेस की तरफ जाते हैं, जहां पर आप एक्चुअली अपने रिजल्ट को चेक करते हैं, उससे मिलने वाले, उससे डिराइव हुए उन बेनिफिट्स को आप चेक करते हैं। ठीक है, तो 4 अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिससे आप कॉम्पिटेंट नजर आ सकते हैं। चलिए अब एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। सबसे पहली चीज, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है। मोटिवेशन का अर्थ होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को इनिशिएट करता है, ठीक है, गाइड करता है और मेंटेन करके रखता है, वह प्रोसेस मोटिवेशन कहलाता है। तो जिस प्रकार का आपका गोल है, उसके ओरिएंटेड जो बिहेवियर आप रखते हैं, जो बिहेवियर आपके पास में है गोल के ओरिएंटेड, उसको सबसे पहले तो आप इनिशिएट करते हैं। ठीक है, उसको इनिशिएट करने के बाद में गाइड करते हैं इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, फिर आप उसे मेंटेन करके रखते हैं। उस बिहेवियर को आप जाने नहीं देते। जब आप बिहेवियर को जाने देंगे तब आप मोटिवेट नहीं है, लेकिन आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में आप उसे मेंटेन रखते हैं, तब आप मोटिवेटेड है। अब एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या होगा, सीधी सी बात है, आप यहाँ पे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, इसके आगे में लिख दीजिए एंटरप्रेन्योरशिप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, या फिर एंटरप्रेन्योरियल गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यह अगर आप इनिशिएट कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को आप बोलेंगे एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप समझ पा रहे हैं दैट इज मीनिंग। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फैक्टर्स मोटिवेटिंग द एंटरप्रेन्योर। क्या सारे फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, कई प्रकार के फैक्टर हो सकते हैं कि उसके पास में रिसोर्सेस अवेल है, आ रहे, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख रहा हूं, आप इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो में पीछे जा करके, और यहाँ पे मैं आपको
जल्द से जल्द समझा सकता हूँ। अगर मैं लिखने जाऊं तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है तब आप हो सकता है मोटिवेट हो जाए कि मैं इस प्रोडक्ट को, इस गुड्स या फिर सर्विसेज को मार्केट में प्रोड्यूस करूंगा, प्रेजेंट करूंगा। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हो सकता है कोई बिजनेस आपको सपोर्ट कर रहा हो सकता है गवर्नमेंट की कोई सब्सिडीज हो या फिर कोई स्कीम्स हो जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो गए हो करने के लिए। हो सकता है इसमें आपको लग रहा है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ऐसे कई अन्य फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर आपको मोटिवेट नजर आ सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर और आ जाता है, दैट इज ऑल अबाउट कि आपके पास में रिक्वायर्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में इस एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में एंटर करना चाहते हैं। सो यहाँ कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर आपको मोटिवेटेड नजर आता है एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करने के लिए। तो फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आखिर मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है ही क्यों एक एंटरप्राइज में, ठीक है? तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंप्रूव्स मोरल। मोरल आप समझ सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का बिल्ड होना। जब पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा तो मोरल इंप्रूव होगा। तो यह जरूरी है, जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो आपको नजर आएगा कि वो पॉजिटिव है, और जब वह पॉजिटिव होगा तो उसका मोरल कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। जब उसका मोरल इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है? इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। देखिए, जो व्यक्ति है जो काम करना नहीं चाहता है तो वो शॉर्टकट ढूंढेगा काम करने को, ठीक है? और एक व्यक्ति जो मोटिवेटेड है वह किसी भी प्रकार से रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं होने देगा, वेस्टेज को कम से कम करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति मोटिवेटेड है, उसे मालूम है कि उसे क्या परफॉर्म करना है जो यह व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये मोटिवेटेड नहीं है। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है जो पर्याप्त रहेगा एक एम्प्लॉय के लिए। अगला है अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, इंप्रूव मोरल आपको दिखा रहा है, ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है, जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशंस के उसको फुलफिल कर रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि काम बढ़िया से हो रहा है, जिसकी वजह से कई और एम्प्लॉय भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनना चाहेंगे। इन्वेस्टर्स का ध्यान यहाँ पर जाएगा, ठीक है? क्रेडिटर्स भी इसको देखेंगे कि हाँ यह एक बेहतर कंपनी है। ओवरऑल जो कॉर्पोरेट इमेज है इस ऑर्गेनाइजेशन का वह बेहतर होगा, ठीक है? तो क्या सारे इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन के? अगर मोटिवेटेड होगा एम्प्लॉय तो उसका मोरल यानी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन दिखेगा, डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करेगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉयर का कॉर्पोरेट इमेज भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयर के एंटरप्राइज का कॉर्पोरेट इमेज भी बेहतर होगा, ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है? मैं यहां पे पेन को चेंज कर लेता हूं। देखिए मैस्लो ने क्या बताया है, मैस्लो के द्वारा यह बताया गया कि अगर नीड नहीं होगा तो एक एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। जब तक नीड है तब तक मोटिवेटेड है, ठीक है? नीड है तो मोटिवेशन है। अगर नीड नहीं है किसी भी चीज की तो उसके प्रति मोटिवेशन आपको नहीं नजर आएगा। सीधा सा उत्तर है कि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो चॉकलेट को देख करके आपका मोटिवेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन वही अगर आपका पेट खाली है और आपको सूखी रोटी भी नजर आ जाए तो वह भी आपको टेस्टी लग रही है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए मोटिवेटेड हो चुके हैं, उसको
प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नीड है। जहां पर नीड नहीं होगा वहां पे मोटिवेशन नहीं होगा, इनका यह कहना था। अगली बात यह कहते हैं कि नीड को 5 अलग अलग फेसेस में डिवाइड किया जा सकता है, 5 अलग अलग स्टेप्स में। हर एक नीड इंपॉर्टेंट है और हर एक नीड एक के बाद एक जो है वो ज्यादा जरूरी, ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम हर एक नीड को यहां पे कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो नीड आता है दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स का अर्थ है रोटी, कपड़ा, मकान, यानी शेल्टर। ठीक है, आप बोल सकते हैं क्लोथ्स। ठीक है, और फूड, यह सबसे बेसिक नेसेसिटी है। अगर यह फुलफिल हो जाती है तो साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाते हैं। अब यहां पर एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? अगर उसके पास उसका एम्प्लॉय है तो उसे सैलरी एंड वेजेस पे कर ही रहा है, कुछ इंसेंटिव्स भी पे कर सकता है, या कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड है यहां पर काम करने के लिए, क्योंकि यह इसकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगली चीज है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। क्या नजर आ रहा है? दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स आपको एक बार प्राप्त होता है तब उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रह जाता, लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली वो मिलता रहे तो वह यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स का कंटिन्यूस होना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को खड़ा करता है। अब यहां पर आप सिर्फ सैलरी देंगे उससे काम नहीं चलने वाला, हो सकता है आपको इंसेंटिव्स देना पड़े एज एन एम्प्लॉयर। ठीक है, वह सिक्योर फील करना चाहता है, और सिक्योरिटी दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल सिक्योरिटी होता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। एक एम्प्लॉयर खास करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है, जो उसे प्रदान करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स कर सकता है। अगर वह इंसेंटिव्स दिखाता है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इस इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए, तो यह भी एक मोटिवेशन है, और इस मोटिवेशन से ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स भी जो है आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के पूरा होने के बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आता है, जिसका अर्थ है रेगुलर कंटिन्यूसली आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स आने वाले फ्यूचर में फुलफिल होते रहे। तीसरा पॉइंट आता है दैट इज सोशल एंड बिलोंगिंग नीड्स। ठीक है, जब आपके पास में रोटी कपड़ा मकान तीनों है और आपको मालूम है कि आने वाले समय में यह आपको मिलता रहेगा, ठीक है, आपको मालूम है कि रोटी कपड़ा मकान है और ये आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। अब अगली नीड आ जाती है सोशल नीड्स। आप बोल सकते हैं कि आप लव चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं लोगों का, आप फ्रेंडशिप चाहते हैं, आप ओवरऑल सोशल होना चाहते हैं। इसके लिए एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? एम्प्लॉयर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गैदरिंग कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिसकी वजह से यह जो नीड है यह फुलफिल हो जाता है। ठीक है, अगला जो है दैट इज एस्टीम नीड्स। यह किसी भी धन से किसी भी प्रकार के इंसेंटिव से फुलफिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के इंसेंटिव से आप उसे कुछ अमाउंट दे दे मॉनेटरी बेनिफिट्स में, उससे आप उसे फुलफिल नहीं कर सकते। एस्टीम नीड्स इज ऑल अबाउट प्राइड। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्राइड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ऑफ एन एम्प्लॉय। सो एज एन एम्प्लॉयर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप उसके एस्टीम नीड्स को पूरा कर सकते हैं तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स नहीं, उसके लिए आपको पोजीशंस देने की आवश्यकता है। हायर लेवल पे जो एम्प्लॉयज बैठे होते हैं खास करके उसमें आपको एस्टीम नीड्स जरूर नजर आएगा। ठीक है, वह चाहते हैं कि लोग उनको रिस्पेक्ट करें, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, उनके रोल्स को समझें। ठीक है, और जब आपके एस्टीम नीड्स पूरे हो जाते हैं तब आप सबसे आखिरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुंच जाते हैं। देखिए यहां पे आते आते आपको क्या समझना पड़ेगा कि रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, अब यह कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा, आपके सोशल नीड्स भी फुलफिल हो चुके हैं, आप एक अच्छे
पोजीशन पर भी सर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर दिए गए, आपको इज्जत भी मिल रहा है। अब आप वह करना चाहेंगे जो आपका मन करता है, ठीक है, जो सपने कभी आपने बुने थे अब उन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। आप अपने आप को बेहतर समझना चाहते हैं और उसे करना चाहते हैं जो आप पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ऑलरेडी आपके बेसिक नेसेसिटीज पूरे हो गए थे, वो रेगुलरली पूरे होते रहेंगे, आपके सोशल नीड्स पूरे हो गए, आपको रिस्पेक्ट भी मिल गया। अब जो अगली चीज जो आप चाहते हैं वह चाहते हैं कि जो आप प्राप्त करना चाहते थे उसे आप प्राप्त कर सके। तो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी यही हमें बताता है कि नीड्स ही मोटिवेशन के रूट कॉज है। अगर नीड नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं होगा। इसे 5 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया गया। हर एक स्टेप पहले वाले स्टेप से ज्यादा बड़ा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता चला गया है और धीरे धीरे व्यक्ति हर एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अगला है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या सारे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के? देखिए, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं एंटरप्रेन्योर के। एक तो होता है मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, वो खुद को मैनेज करता है। दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। जब वह खुद को मैनेज करता है, इसका अर्थ क्या है? एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को एनहांस करना, उसे डेवलप करना, या कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, जिसमें 2 एरियाज आपको नजर आते हैं। सबसे पहले है प्रोसेस, जिसमें आपको देखने को मिलता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, कंट्रोलिंग। सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि क्या सारे प्रोसेसेस है, क्या सारे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज जो उसका सब सेक्शन है उसके क्या सारे प्रोसेसेस है। अगला जो है दैट इज फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज में फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, जो बाकी आपके डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। या कुछ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो आपके फाइनेंशियल एरियाज के एक इंपॉर्टेंट हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। और 2 हिस्से कौन कौन से हिस्से हैं? देखिए, सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, यानी आप खुद को मैनेज कर रहे हैं, जहां पर आप एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को अचीव करना चाहते हैं, है ना। अगली जो चीज है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, जहां पर आप मैनेजरियल जो प्रोसेसेस हैं उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगला है फंक्शनल एरिया, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनल एरिया, जहां पर आप फाइनेंस पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन पर, मार्केटिंग पर और पर्सनल पे भी ध्यान देते हैं। पर्सनल इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ 4 आपके फंक्शनल एरिया यहाँ पे आपको नजर आते हैं। तो ये सारे हमारे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ समझिए कि मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज और ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज या फिर ऑपरेटिंग एन एंटरप्राइज, ये दोनों जो है ये अलग अलग टर्म्स है। क्या मैं बोल रहा हूं गौर से सुनिए, ठीक है, इसे मैं यहां पे समझाता हूं। ऑपरेटिंग एन एंटरप्राइज, ठीक है, यह अलग है, ठीक है, डिफरेंट मैं लिखता हूं देन मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। यह दोनों अलग अलग टर्म्स है। कैसे अलग है समझिए। ऑपरेटिंग में आप क्या करते हैं? देखिए, जब आप ऑपरेट करते हैं एंटरप्राइज को, तब आप जो है क्रिएट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर आप प्राइसिंग करते हैं, फिर आप सेल करते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रदान करते हैं। ये सारी चीजें आप ऑपरेट करने के दौरान में एक एंटरप्राइज को परफॉर्म करते हैं। तो एक प्रकार से ये सारी एक्टिविटीज फिजिकल होती हैं, ज्यादातर आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है इनमें, ठीक है। लेकिन
मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज इज मोर लाइक मेंटल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर आप ज्यादातर समय मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो यह दोनों में अंतर हो जाता है, सबसे पहला अंतर। दूसरा, जो ऑपरेशन, जो आप ऑपरेटिंग एंड एंटरप्राइज में जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज मैनेजमेंट के अंदर में ही परफॉर्म हो रही होती है। तो मेंटली वो सारी फिजिकली इन्वॉल्व एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उसे कैरी आउट करता है। तो आप समझ पा रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। प्रोसेसेस को आपने समझ लिया है। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके बारे में बड़े अच्छे से बातचीत किया। उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, उसे जाकर के जरूर चेक करें ताकि आपको उसकी क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, यहाँ पर अगर समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इसको कई बार समझाया गया है, वहां से जाकर के भी इसे समझ सकते हैं। अगला है फंक्शनल एरिया, जिसकी जानकारी आपको हो गई है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया और पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमारे सामने में नजर आ रहे हैं। ठीक है, और यह भी, चलिए हमने यहाँ पे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा। अगला जो पॉइंट है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एक मैनेजमेंट के कई सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, कुल 3 पॉइंट्स मैंने जो आपके लिए निकाले हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को आपको डिटरमाइन करना है कि हमारे एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो मैनेजमेंट इसमें आपकी काफी मदद करता है। क्योंकि मैनेजमेंट एक्चुअली एम्प्लॉय से जुड़ा है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, हायर लेवल मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटर से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल उसको काफी जानकारी होती है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने में एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगला जो है दैट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या हो सकता है। देखिए, अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैनेजमेंट ये सारे प्रोसेसेस भी नहीं परफॉर्म करेगा। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो यह प्रोसेसेस भी परफॉर्म नहीं होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज जो है वो बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। रिसोर्सेस का वेस्टेज ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में हो सकता है। सिंपल से अगर मैं बोलूं, एक मिनट रुकिए, जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मैन हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, मशीनरी हो गए, ऐसे कई अन्य रिसोर्सेज जो हमारे पास में है, इन सब का वेस्टेज इंक्रीज हो जाता है। मैनेजमेंट इसके वेस्टेज को काफी हद तक कंट्रोल रखता है, इसलिए मैनेजमेंट का होना बेहद जरूरी है। तीसरा है मीटिंग चैलेंजेस यानी ऑब्स्टिकल्स आपको कई सारे मिलेंगे एज एन एंटरप्राइज, और उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे टैकल करना है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के अंदर में डिस्कस किया जा रहा है मैनेजमेंट में। आप हो सकता है एज एन इंडिविजुअल, सब ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन सबको परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जो एफिशिएंसी आपको मैनेजमेंट के द्वारा दिखाई जाती है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग चैलेंजेस, वह काफी अलग होती है, काफी वाइब्रेंट होती है, काफी बेहतर होती है। तो यह 3 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है क्योंकि हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पहले भी कई बार समझा है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे दे दी। ये सब ऑलरेडी मैं आपको वीडियो ऊपर में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप जाके देख सकते हैं। अगला है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मैनेज करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर आप एक एंटरप्राइज में है, हो सकता है वो एक एंटरप्राइज ज्यादातर समय आपको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस नजर आएंगे। यहां पर टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, वैसे हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन हम एक एंटरप्राइज में बात करें तो टाइम यहां पे बहुत वैल्यूएबल होता है, और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस एंटरप्राइज के सक्सेस पे बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है,
इसलिए हम यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम में कई सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आप कई सारे एंटरप्राइज में यहाँ देख पाएंगे कि इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ताकि आप बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज कर सके, इफेक्टिवली अपनी प्रोडक्टिविटी को इसकी मदद से बढ़ा सके। सबसे पहले देखा जाता है टाइम यूज एनालिसिस, ये पहला स्टेप है। टाइम यूज एनालिसिस में आप देखते हैं कि कितनी एक्टिविटीज दिन के दौरान में आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 एक्टिविटीज है, तो सबसे पहले आप एनालाइज करते हैं कि आपका समय कहां कहां पे जा रहा है। 4 एक्टिविटीज में आपका पूरे दिन में समय जा रहा है। अगला जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, दैट इज ऑल अबाउट सेटिंग प्रायोरिटीज। इन 4 एक्टिविटीज में हो सकता है कि इस एक्टिविटी में जो है ज्यादा प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है, दूसरा छोड़िए, तीसरे में ये कम प्रायर है, चौथा जो है यह भी बहुत प्रायर है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहां पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो प्रायर एक्टिविटीज है उसको आप साथ में लेकर के आ रहे हैं, और जो नॉन प्रायर एक्टिविटीज है आप उसे साइड में रखते हैं। ठीक है, इन्हें यहां पे रख रहे हैं, इसे साइड में रख रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेट करते हैं। अगला है टाइम एलोकेशन। अब यहां देखते हैं कि इन 4 एक्टिविटीज में कहां पर समय वेस्ट हो रहा है। देखिए, जैसे यहां पे उदाहरण के तौर पे यहां पर आप ज्यादा समय दे रहे हैं, सॉरी, यहां पे आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता है लेकिन आप इतना ही समय दे रहे हैं, तो समय आपको कहीं ना कहीं यहां पे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे समय बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है आप यहां से जो है, जो हो रहा वेस्ट है समय का, उसको जो है आप बचाने की कोशिश करें, या तो इस एक्टिविटी को ही एलिमिनेट कर दें ताकि आप इसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। तो टाइम एलोकेशन करते हैं ताकि प्रॉपरली आप अपने समय को जो है यूज कर सके, बर्बादी कम से कम हो समय की। चौथा जो है दैट इज अडहेयर टू टाइम शेड्यूल। जो आपने टाइम शेड्यूल बना दिया है, टाइम आपने एलोकेट कर दिया है इन 4 एक्टिविटीज में, अब आप उसे प्रॉपरली फॉलो करें। देखिए, यह सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है इस प्रकार से किसी टाइम में बंधना। ठीक है, वो चाहता है फ्रीडम उसे मिले, लेकिन टाइम शेड्यूल बेहद जरूरी है उसे अडहेयर करना। इसलिए टाइम शेड्यूल को अडहेयर करने के लिए कई सारे तरह के जो है मॉडल्स को अपनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो अट्रैक्ट कर सके लोगों को ऐसे टाइम शेड्यूल्स को अडहेयर करने के लिए। ठीक है, तो 4 ऐसे मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं जिससे आप टाइम को जो है प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंडिविजुअल रिस्क बिहेवियर एंड प्रोपेंसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है, लेकिन मैंने कुछ 3 ही रिस्क यहाँ पे लिखे। ठीक है, जो हो सकता है हमारे लिए जरूरी हो, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। सबसे पहले जो है दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर कई व्यक्ति के पैसे को लेकर के बैठा होता है ना। वो कई हो सकता है वो इन्वेस्टर का पैसा है, ये किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का है, हो सकता है या किसी क्रेडिटर का पैसा है। इन सब से इसने पैसा तो ले रखा है, और हो सकता है कुछ इसका भी पैसा इसमें लगा हो, ओनर का मनी। ठीक है, यह सब लगा है दांव पर। इसलिए यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि फाइनेंशियल रिस्क वह लेता रहता है, क्योंकि हर एक स्टेप जो भी वो परफॉर्म करेगा वहां पर उसे फाइनेंशियल रिस्क होगा ही होगा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो है दैट स्ट्रैटेजी रिस्क। जो भी आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है, जो भी आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उससे सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है आपके टाइम को, आपका टाइम उसमें जा सकता है। अगर वो फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है, उसकी वजह से आप उस स्ट्रैटेजी जो है आपने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद आपको नजर आया कि फेल हो रहा है वो स्ट्रैटेजी, तो आपका समय जो था ये यहाँ पे समय गया, आपने जो मनी लगाया था वह भी गया, आपका एनर्जी जो था वह भी गया। और अगली बार आप स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले कई बार सोचेंगे, मतलब एक बेहतर स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले। इसलिए स्ट्रैटेजी रिस्क रहता है। अगला है टेक्नोलॉजी रिस्क। एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी में अपना योगदान ढूंढना बेहद जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को। वह कैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है वह बेहद जरूरी है।
और यह सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए इसके साथ अडेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो सकता है एंटरप्रेन्योर यही हो, ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच चुकी है और हो सकता है इसके जो राइवल्स हैं वो इसके साथ कट टू कट चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिस्क क्रिएट हो रहा है एंटरप्रेन्योर के लिए कि अगर वो इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचा तो इसका राइवल इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा करके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे रिस्क है जो एक कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है। कुल 3 मैंने यहाँ पे आपके सामने में रिस्क रखा जो बेहद जरूरी थे जिसे आप समझ पाए होंगे। फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड टेक्नोलॉजी रिस्क, 3 चीजों को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आई होप आप इन सारे स्लाइड्स को यहाँ पे समझ पाए होंगे। हमने सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को समझा, एलिमेंट्स को समझा। अगला हमने ईडीआई के द्वारा जो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को दिया गया था उसे समझा। अगला हमने समझा कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। चौथा समझा एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन को। पांचवा हमने मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी को समझा। फिर हमने समझा कि मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एंटरप्रेन्योर की क्या होती हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला हमने समझा मैनेजमेंट ऑफ टाइम को, कैसे आप टाइम को मैनेज करते हुए अपने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और इंडिविजुअल किस प्रकार से रिस्क में इन्वॉल्व होता है और कैसे उस रिस्क प्रोपेंसिटी से बचा जा सकता है, क्या सारे स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 ही पॉइंट्स लिखे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप और पॉइंट्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेहद जरूरी है क्योंकि यह कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, हर एक कंटेंट को बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। ठीक है, कई दिनों की प्रैक्टिस होती है जिसके बाद में कंटेंट को अपलोड किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्रेम दिखाएं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बने रहे। हर हर महादेव।